ये सब तुम्हें कौन बता रहा है? मैं आंखें खुली रखने का आदी हूं। मेरे तीनों आदमी भी अक्लें इस्तेमाल करते रहते हैं। उसने तुमसे फिजाई सर्वे का जिक्र न करके जताया है कि अब उसे तुम पर भी भरोसा नहीं रहा। अगर ऊपर से हेलीकॉप्टर फुटबॉल के 4 खिलाड़ियों को तलाश कर रहा था तो फिर उसे ऑपरेटर्स ऑन कराने की क्या जरूरत थी? फिजाई सर्वे के जरिए घर की निशानदेही वाली बात उसे हजम नहीं हो रही थी। फासलानुमा मीटर जमीन पर बेहतरीन काम करता होगा, क्योंकि कहीं भी रुक कर या कदम बकदम फासला पढ़कर यकीनी राय कायम की जा सकती है। शायद फिजा में ऐसा करना मुमकिन न हो। परवाज करता हुआ हेलीकॉप्टर अमली तौर पर बैक वक्त कई मकानों पर होता है। हवाबाज यकीन से यह नहीं कह सकता कि फासलानुमा मीटर किस मकान से फासला जाहिर कर रहा है। फिर हवा में अमूदी फासला बेमानी हो जाता है। यह जरूर है कि इससे हेलीकॉप्टर वालों को मदद मिली होगी। इन्होंने देख लिया होगा कि फुटबॉलरों वाले मकान के आसपास से गुजरते हुए इनका मीटर कम से कम फासला जाहिर कर रहा है। दोनों तरीकों की मुश्तरका तायद से तलाश किया जाने वाला ठिकाना ज्यादा अहमियत रखता है। हमें फुटबॉल खेलने पर मजबूर किए बगैर सिर्फ मीटर से भी ये मकान तलाश किया जा सकता था। हेलीकॉप्टर हर मकान पर मुअल्लिक होने की सलाहियत रखता है। इस बार मैंने उसकी बात काट दी। यह न भूलो कि वे एक मुश्तबा आदमी की तलाश में है। हेलीकॉप्टर देर तक एक एक मकान पर यूं रुकता रहता तो किसी जमीनी कार्रवाई का निशाना बन सकता था। तुम खेल में मगन थे, तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं, मगर मुझे बताया गया है कि एक महफूज रेलवे लाइन पर वो हेलीकॉप्टर कुछ देर तक मुअल्लिक रहा। हो सकता है कि वहां से दूरबीन लगाकर तुम चारों समेत इस घर का जायजा लिया गया हो। उसकी तंग पेशानी शिकन आलूद हो गई। तुम बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाली बातें कर रहे हो। तुम इतने अहम नहीं हो कि तुम्हारे लिए वो अपनी सारी जमीनी और फिजाई सलाहियतें मैदान में झोंक देगा। मुझे एतराफ है कि मैं इतना अहम नहीं हूँ। उसने अपने वहम से मुझे अहमियत दी हुई है। हो सकता है कि रमेश की तरह वो भी मुझे डैनी का कुर्गा समझ रहा हो। अगर तुम्हारी मालूमात और अंदाजे दुरुस्त हैं तो मेरे लिए खतरा बढ़ रहा है। वो तशवीश से बुड़बुड़ाया। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं हो सका था कि फुटबॉल की आड़ में वो हमें इस बेदर्दी से इस्तेमाल कर सकता है। अगर यह मकान उसकी नजरों में आ चुका है तो अब क्या करना चाहिए? इसी वक्त खान सामा चाय लेकर आ गया। उसे देखते ही मेरे ज़हन में नए सवाल ने सर उभारा और मैंने वो सवाल थुरा दिया। हेलीकॉप्टर ने आसपास में कोई हल्की या भारी चीज तो नहीं गिराई थी? मैंने यह गौर नहीं किया साहब। बदरी की मौजूदगी के सबब उसने किसी पुश्तैनी मुलाजम की तरंग गया कर कहा। मेरा ध्यान हेलीकॉप्टर पर था। वो बहुत नीचे उड़ रहा था। जरा ऊपर के जीने का दरवाजा खोल दो। लम्हा भर सोचने के बाद मैंने कहा, चाय पीने के बाद हम दोनों ऊपर जाएंगे। यह बात दूर तक फैलती मालूम हो रही है। छत पर क्या देखना है? खानसामा के चले जाने के बाद बदरी ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। ऊपर चलकर ही कुछ कह सकूंगा। मैंने अपनी प्याली खाली करके सिगरेट सुलगाई। बद्रीनाथ बहुत मजबूत असाब का मालिक था, लेकिन तेजी से बदलते हुए हालात ने उसे बुरी तरह चकरा कर रख दिया था। मुझ तक पहुंचने से पहले वो अखबारात में अमरीकी बहरिया के एक जंगी हेलीकॉप्टर और 20 कमांडोज की हलाकत के बारे में पढ़ चुका था। उसे ये भी मालूम था कि सोराब गोट के करीब ही फेराने में रास अलमैडा की लाश इसी हेलीकॉप्टर के जले हुए मलबे के करीब पड़ी हुई मिली थी। इन हालात में मजीद किसी छोटे मोटे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हर तरह से करीने कयास था। उसने अपनी चाय उजलत में खत्म की और मेरे साथ छत पर जाने के लिए उठ गया। हफ्तों की गर्द में अटे हुए जीने तय करके छत पर कदम रखते ही मेरे बदतरीन अंदेशे की तस्दीक होगी। छत के फर्श पर एक बड़े से गोशे पर स्याह रंग का एक धब्बा चमक रहा था। मुझे इल्म नहीं था कि वो बड़ा और बेतरतीब धब्बा पहले से मौजूद था या ताज़ा था, मगर वो मेरे शुबहत के मुताबिक जरूर था। मैं बदरी और खानसामा को हैरान छोड़कर उस बड़े निशान की तरफ बढ़ता चला गया। जूते चरगड़ने पर वो रंग खुश्क साबित हुआ। मैंने उसकी सतह पर उंगली फेर कर जायजा लिया तो रंग की दबीज तह पर गर्द का नामो निशान तक नहीं था। यह हकीकत इस बात की गुमाजी कर रही थी कि स्याह रंग का वो चमकीला दाग बिल्कुल नया था। बाजार में ऐसे रंग आम थे जो हवा लगते ही खुश्क और सख्त हो जाने की सलाहियत रखते हैं। मैंने खुश्क रंग की मोटी तह में जमी हुई एक थैली की तरफ इशारा करते हुए बताया। यह रंग इस थैली में सील था। फिजा से छत पर गिरते ही थैली फट गई। गाढ़ा रंग फर्श पर फैल गया। रंग के छींटे फर्श और दीवारों पर दूर तक नजर आ रहे हैं। बदरी ने अपनी आदत के मुताबिक एक मरतबा फिर नाकदाना सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं जुबान खोलने से पहले हर बात का इत्मीनान कर चुका था। मैं तुम्हें खौफजदा नहीं कर रहा, मैंने नरमी से कहा। सीढ़ियों की हालत तुम देख ही चुके हो। पहले फर्श पर उंगली फेरो, फिर स्याह रंग पर यही अमल दोहराओ। तुम्हें यकीन आ जाएगा कि रंग की थैली हाल ही में बल्कि आज शाम यहाँ फेंकी गई है। हेलीकॉप्टर से आने वाले अपना काम पूरा करके गए हैं। बदरी ने मेरे अल्फाज पर इनिसार करने की बजाय खुद फर्श और स्याह रंग पर उंगलियां फेर कर मुशाहिदा किया, फिर कायल होकर बोला, मगर यह सब क्यों हो रहा है? इस तरह हमें हरासा किया जा रहा है। यूं समझो कि इस छत पर निशान लगा दिया गया है। हो सकता है कि आज रात ही यहाँ कमांडोज उतारने की कोशिश की जाए। इनके लिए यह स्याह निशान ही सबसे बड़ी पहचान है।
वरना ऊपर से सारे मकान यकसान नजर आएंगे। ये बुरा वक्त तुम्हारे फुटबॉल खेलने से आया है। मैं मौत से नहीं डरता। असल शिकवा यह है कि निक मुसलसल हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है। बदरी ने खानसामा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर कहा, अगर वो हम पर यूं लश्कर कशी करने का इरादा रखता है तो हमें उसके मुकाबले की भरपूर तैयारी कर लेनी चाहिए। हम कब तक उससे दबते रहेंगे? बाजार से सफेद और ग्रे रंग के डिब्बे ले आओ, इन्हें मिलाकर सीमेंट का रंग बनाओ और पूरी छत पर फेर दो। मैंने खानसामा से मुखातब होकर कहा, इनके लगाए हुए निशान को मिटाना वक्त की सबसे पहली जरूरत है। पूरी छत पर कहीं स्याह छींट तक नजर नहीं आनी चाहिए। दीवारों पर ग्रे रंग फेर देना। मेरी पूरी बात सुनते ही खानसामा तेजी से ज़ीनू की तरफ चल दिया। कराची में तुम्हारी पोजीशन बहुत मखदूश है, इससे भिड़कर तुम मारे जाओगे। मैंने नासिहाना लहजा में कहा, इस मामले में रमेश को एतमाद में ले लो। कैसे ले लूं? मैंने उसे हवा भी नहीं लगने दी है कि तुम्हारे बारे में निक के नजरियात कितने बदल चुके हैं। अब मैं किस मुंह से उससे बात कर सकता हूँ? नीचे चलो, कोई ना कोई राह मिल ही जाएगी। मैं उसके साथ ज़ीनू की तरफ बढ़ गया। रमेश हमें रास्ते ही में मिल गया। वो बदरी को तलाश करता फिर रहा था। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? सामना होते ही उसने इश्तबा अमेज लहजा में पूछा। तुम फुटबॉल खेल रहे थे। एक हेलीकॉप्टर छत पर रंग से भरी हुई प्लास्टिक की थैली गिराकर चला गया। इस घर पर किसी ने मौत का निशान लगाने की संगीन वारदात की है। कहा शाम को इधर कोई हेलीकॉप्टर उड़ तो रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि रंग उसी ने फेंका है? इसे साथ लेकर हमें एक मरतबा फिर छत पर जाना पड़ा और इसे मेरी बात का यकीन आ गया। गर्दालूद सीढ़ियां बता रही हैं कि किसी ने महीनों से छत का रुख नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि छत पर थैली फेंकी गई है? वो बदरी से ज्यादा मुतजस्सिस था। मेरे आदमी ने छपाके की आवाज सुनी थी। पूरी सूरत-ए-हाल ऊपर आने के बाद ही वाज़ेह हुई थी। फिजा में अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था। हम तीनों नीचे उतर आए। यह हरकत किसकी हो सकती है? रमेश ने उलझन अमेज लहजा में पूछा। एक मुजरमाना काम के लिए कराची जैसे शहर में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हैरतनाक है। मैंने बदरी को आंख मारी और रमेश की बात काटते हुए कहा, यह मेरे या तुम्हारे किसी दुश्मन की हरकत है। वो बहुत ज्यादा बाखबर होने के साथ बेअंदाजा वसाइल का भी मालिक है। निक मोड़ ले। रमेश ने मेरी तरफ देखकर बेसाख्ता सवाल किया। मैं धीरे से हंस पड़ा। उसके बारे में ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। वो तुम्हारा बिग बॉस और खैर खा है। मेरा मशवरा है कि तुम उसे फौरन इस नाजुक मसले से आगाह कर दो। मेरी तजवीज पर बदरी का चेहरा दमक उठा। चोर के पास चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का वो अनोखा ख्याल उसे पसंद आया था। इस तरह रमेश को भी एतमाद में लिया गया था। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं निक से बात करके आता हूँ। बदरी ने ड्राइंग रूम छोड़ दिया। मैं खाली बैठकर क्या करूंगा? अब तो शराब पीनी ही पड़ेगी। रमेश भी फौरन उठ गया। मैंने उसे यह तासुर दिया जैसे मैं उसकी वापसी के इंतजार में वहीं बैठा रहूंगा। इन दोनों के गायब होते ही मैं पंजों के बल दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। दरवाजा बुलेट करते ही मैंने FM बैंड पर मिलाया हुआ रेडियो ऑन कर दिया। का चलाया हुआ चक्कर है। स्पीकर पर रमेश की कदरे बरहम आवाज आ रही थी। अलीशेर को अब हमसे ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद नहीं। वो चाहता है कि हम इसके जाने से पहले इसका घर खाली कर दें। वो हम पर दबाव डाल रहा है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर से रंग की थैली फेंक के जाने का नाटक रचाया है। ये सब अफसाने की बातें हैं। आराम से लंबी तान कर सो, कुछ भी नहीं होगा। होगा तो देखा जाएगा। अगर ये अलीशेर की कोई शरारत है तब भी निक को खबर देने में क्या हर्ज है? खबर दे दो, मगर उसे ये भी बता दो कि मेरी क्या राय है। रमेश की आवाज आई। वो वाकयात से पूरी तरह बाखबर नहीं था। इस लाइल्मी में वो मामले की अहमियत और नजाकत को नजरअंदाज कर रहा था। बदरी ने भी उसकी तस्हीह की कोई कोशिश नहीं की थी। राहुल और पुरुषोत्तम की कहानी से वाकिफ हुए बगैर रमेश हालात की संगीनी का इदराक कर ही नहीं सकता था, जबकि इन वाकयात का इंकशाफ करना बदरी के हक में बदतरीन साबित हो सकता था। उसने रमेश को टालने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। चंद सानियों बाद बदरी ऑपरेटर्स पर अपने बिग बॉस को पुकार रहा था। बिग बॉस ने दुरुस्त लहजे में पूछा था, क्या बात है? आप किस लिए मुझे तंग कर रहे हो? अजीब किस्सा हुआ है। जब हम फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर हमारी छत पर काले रंग से भरी हुई थैली फेंक गया। छत पर काले रंग का एक बड़ा निशान बन गया है। तुम्हें कैसे पता चला कि छत पर रंग फेंका गया है? निक की आवाज नरम पड़ गई। अलीशेर ने हेलीकॉप्टर से कुछ गिरते देखा था। बदरी ने सफेद झूठ बोला। ऊपर जाते ही उसके चुबे की तस्दीक होगी। फिर मैं क्या करूं? यह कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। वो तो जाहले आरफाना से काम ले रहा था। अलीशेर घर से निकल भागने की फिक्र में है। मौका पाकर बदरी ने रवानगी की राह हमवार करनी शुरू कर दी। उसे डर है कि किसी ने कमांडो उतारने के लिए छत पर निशान लगाया है। वो पागल हो चुका है। दिल के चोर की वजह से निक का लहजा मुफाहमाना हो गया। इसे समझाओ कि बिला वजह डर रहा है। कुछ नहीं होगा। तुम लोग मेरे लिए काम कर रहे हो, कोई तुम्हें टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। वो डैनी से डरा हुआ है। बदरी अपना रोल बहुत खूबसूरती से अदा कर रहा था। हमसे पैसे लेकर उसने डैनी की तलाश में मुखबर फैलाए थे। फिर वो काम अधूरा रह गया। वो सोच रहा है कि बाकी पैसे न मिलने पर किसी मुखबर ने डैनी को सब कुछ बता दिया है और वो अलीशेर के पीछे लग चुका है। डैनी 2 टके का बदमाश है। वो हेलीकॉप्टर कहां से लाएगा? इसे तसल्ली देकर सुबह तक रोको। मुझे इस कहानी का कोई दूसरा सिरा मिला तो मैं खुद तुमसे बात करूंगा। और हमारे लिए क्या हुक्म है बॉस?
ऐसा ना हो कि हम अली शेर के साथ मुफ्त में मारे जाएं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, वहीं डटे रहो। तुमने जरा भी कमजोरी दिखाई तो अली शेर फौरन भाग निकलेगा। डैनी की तरफ से उसके खौफ ने मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात खत्म करो, मैं बाद में तुमसे राब्ता करूंगा। ओके बिग बॉस। बद्री की आवाज के बाद स्पीकर पर खामोशी छा गई। मैंने स्विच बंद करके दरवाजा खोल दिया। बाथरूम में हाथ धोकर मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो रमेश मुझ पर नाराज होने लगा। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया और तुम मैदान साफ देखकर भाग गए। कहाँ चले गए थे? पेट में गड़बड़ हो रही थी। मैंने खिफ़त अमेज लहजा में उज़र पेश किया। रमेश ने एक जोरदार कहकर लगाया और बोला, आदमी कोई बड़ा झूठ बोल रहा हो या इस पर कोई दहशत सवार हो तो उसका हाजमा खराब हो ही जाता है। सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? झूठ मैं बोलता नहीं, दहशत भी दूर की बात है। हाँ, हेलीकॉप्टर वाले किस्से की तरफ से परेशानी है। कैसी परेशानी? मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, यह सब फराड है। खुदा करे कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो। अब जो कुछ होता है वो तुम दोनों को ही भुगतना होगा। मैं तुम दोनों से आखिरी मुलाकात के लिए आया था। मुझे कल सुबह रवाना हो जाना है। आज की रात मैं दोस्तों की महफिल में गुजारूंगा। अगर हेलीकॉप्टर वाली साजिश तुम्हारे किसी दुश्मन की है तो आज रात तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। कुछ हुआ तो तुम्हारी दुश्मनी का मजा हमको चखना पड़ेगा। तुम साफ निकल चुके हो, ये इंसाफ नहीं है। मैंने नहीं रोका, तुम अपनी मजबूरी से यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारी वजह से मेरे आदमी भी यहाँ फंसे रहेंगे। वो मेरे दुश्मन हुए तो सारा गुस्सा उन पर निकालेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाला कजिया सामने आने के बाद वाकयात बहुत बुरी तरह उलझ गए थे। ये गनीमत था कि वो दोनों अपने अपने असबाब की वजह से मुझे वहां से जाने की छूट देने पर आमादा हो चुके थे। रमेश हेलीकॉप्टर वाले किस्से को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। बद्री मेरी हमदर्दी में मुझे अलविदा कहने के लिए आमादा था। मेरे पास वक्त कम रह गया था। नादरा के मकान में STF के 3 आदमियों की मौजूदगी की वजह से मेरे लिए अव्वल खान से फौरी राब्ता जरूरी हो गया था। मैं वहां से उठा तो बद्री भी चंद कदम दूर तक मेरे साथ आया और खामोशी से एक रुक्का मुझे थमा कर लौट गया। मैंने कमरे में जाकर वो पर्चा देखा तो इस पर लंदन का एक फोन नंबर और नाम मौजूद था। निक मोडले ने जिस तरह बद्री को मुझे सिर्फ रात भर के लिए रोकने का मशवरा दिया था, इसके बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि रात को नादरा के मकान पर चढ़ाई की कोशिश जरूर की जाएगी। बद्री ने होशियारी से काम लेते हुए स्याह निशानात को मिटाने का जिक्र गोल कर दिया था। क़ज़फ़ की शनाख्त मिट जाने के बाद आने वालों के लिए फिजा से मंजिल का तयन करना नामुमकिन होकर रह जाता। वो आते और नाकाम नामुराद वापस लौट जाते। बाद में बद्री बहुत मासूमियत से ये कह सकता था कि अली शेर ने उसके इल्म में लाए बगैर स्याह रंग का हर निशान मिटा डाला था। चालाकी से बनाए हुए मंसूबे की इस शर्मनाक नाकामी की इत्ला पर निक मोडले अपना बाल ही नोच सकता था। मुझे तवक्का थी कि तसादुम न होने की वजह से निक को सोचने का वक्त मिल जाता। गालिब इम्कान यही था कि रा के एजेंटों को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तरबियत पर रवाना कर दिया जाता। वक्त बचाने के लिए मैंने इसी वक्त अव्वल खान को फोन करने का फैसला कर लिया। उसने मेरी पूरी कहानी गहरी दिलचस्पी से सुनी, फिर बोला, जब भी तुम इन दोनों को छोड़कर इधर आते हो कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। कल राहुल और पुरुषोत्तम के आने का मंसूबा बन गया। आज हेलीकॉप्टर ने परवाज शुरू कर दी। परेशानी निक के आसाब पर सवार है। आज भी वो मुंह की खाएगा, फिक्र मत करो। आज के जख्म वो मुद्दतों सहलाएगा। मैं बेआवाज राइफलों के साथ अपनी मजीद नफरी कुर्बोजवार में मामूर करने का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे निशानची इस हेलीकॉप्टर को भी मार के रहेंगे। नफरी लगा दो, मगर मैं तसादुम नहीं चाहता। मैंने जल्दी से कहा। नुकसान उठाने के बाद निक बदरी से भड़क जाएगा। मैं अब तक ऐसी किसी भी सूरत हाल को टालने के लिए मेहनत करता रहा हूं। इसके लिए यही चरका काफी होगा कि उसके आदमी अपना हदफ खो बैठेंगे। तो मेरे आदमियों की परवाह मत करो। वो जंगी तजर्बात की भट्टी से गुजर कर कुंदन बने हुए शेर दिल हैं। मौत के जबड़ों में हाथ डालकर जिंदगी छीन लेने के फन में ताक हैं। हालात कैसे ही हों वो खुद को संभाल लेंगे। बस जरा घर के इंतजामात के बारे में इन्हें ब्रीफ कर देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैर हाजिरी से फायदा उठाकर वो दोनों इन पर हावी होने की कोशिश करें। और तुम सुल्तान शाह को यह बता देना कि मेरे चले जाने के बाद इसे रोज सुबह 11 बजे बद्री को फोन करना है। जब भी वो कहे तो इसे निक से एक लिफाफा लाकर तुम्हारे किसी आदमी के जरिए बद्री तक पहुंचाना होगा। इसे इन दोनों में से किसी के सामने आने की जरूरत नहीं। ये किस किस्म का लिफाफा होगा? अव्वल खान ने दिलचस्पी से सवाल किया। इन दोनों के पासपोर्ट और टिकट आने ही बाकी हैं। मैंने वादा किया है कि मैं इनका बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं वक्त की कमी की वजह से सुल्तान शाह को बताना भूल जाऊं। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वहां से आ जाना चाहिए। सामने रहोगे तो याद आने वाले नकात पर हाथों हाथ बात होती रहेगी। वक्त गुजर गया तो बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। इससे वादा करके मैंने फोन बंद कर दिया और कमरे से निकल आया। घर की निगरानी और ऊपरी कामों की देखभाल के लिए खानसामा नीचे ही था। बाकी दोनों आदमी छत के फर्श पर दीवारों पर रंग फेरने के लिए ऊपर गए हुए थे। घरेलू खानसामा के रूप में वो वाकई सादालू और कम सुखन साबित होता चला आया था। लेकिन जब मैंने अपनी रवानगी के हवाले से गुफ्तगू शुरू की तो पता चला कि वो खासा चालाक और बाखबर आदमी है। बद्री और रमेश के कमरे में छुपे हुए लासिल्की माइक्रोफोन से FM बैंड पर इन दोनों की गुफ्तगू सुनने के लिए उसे सिर्फ रेडियो ऑन ऑफ ही करना था। यही सूरत फोन कॉल टेप करने के लिए थी। मैंने उसे ताकीद की कि वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक
हर अहम बात से अव्वल खान को बाखबर करता रहे। घरेलू अखराजात के लिए एक माकूल रकम उसे पहले ही दी जा चुकी थी। उसे 10 मिनट में हर ऊंच नीच समझाकर मैं छत पर पहुंचा तो वहां आरजी रोशनी का बंदोबस्त करके बाकिया 2 अफराद ने छत के फर्श पर झाड़ू देकर गर्दो गुबार को समेट दिया था। वो दोनों नहायत जांफशानी से रंग कर रहे थे। स्या रंग का एक बड़ा हिस्सा सुरमई रंग में छुप चुका था। इन दोनों को काम खत्म करके खानसामा से मालूमात हासिल करने की हदायत देकर मैंने उन दोनों से अलविदाई अंदाज में हाथ मिलाए तो ड्राइवर चौंक पड़ा। साहब क्या तुम जा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए बेयकीनी से पूछा। हाँ, यहाँ से उतर कर मैं चला जाऊंगा, कल मुझे बाहर जाना है। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वहां खड़े खड़े मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर वाले वाक़े के मुख्तसर पस मंजर से आगाह करने के साथ ये यकीन दिलाया कि काले रंग के शनाख्ती धब्बे को कैमोफ्लेज करने के बाद हर खतरा बड़ी हद तक टल गया था। मगर फिर भी अव्वल खान हर बात से बाखबर था और जरूरत पेश आने पर इन्हें बाहर से मदद भी मिल सकती थी। मैंने एक मरतबा फिर उनसे हाथ मिलाया और नीचे आकर अपना असलहा समेट लिया, जिसमें बीम गन भी शामिल थी। तो क्या तुम वाकई जा रहे हो? मेरे हाथ में सफरी बैग देखकर रमेश ने हैर से पूछा। मुझे अपनी जान अजीज है, जरा यह ध्यान रखना कि मेरे चले जाने के बाद मेरे आदमी ही इस मकान के मालिक और निगरान होंगे। रकम इन्हीं को दे देना। नौकर समझकर इन्हें दबाने की कोशिश करोगे तो बदमज़गी पैदा होगी। दूसरी सूरत में वो हर तरह तुम्हारे आराम का ख्याल रखेंगे। तुम शहर में कब तक रुकोगे? बदरी ने अपनी जगह छोड़कर उठते हुए पूछा। बस आज की रात ही यारों की महफिल में गुजर की, तो मैं शहर छोड़ दूंगा। रमेश का अब भी यही ख्याल है कि तुम बिला वजह जा रहे हो। यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं रमेश से मजाक कर रहा था, वरना मेरी रवानगी का मुतवक्का खतरे से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। ये प्रोग्राम पहले से तय था। कल मुझे हर हाल में सफर पर रवाना हो जाना था। सफर के लिए तुम्हारे साथ कोई सामान नजर नहीं आ रहा? ये बैग भी बिल्कुल खाली मालूम हो रहा है। रमेश ने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जेब में पैसे हों तो जरूरत की चीजें हर जगह मिल जाती हैं। मैं तफरीह में ज्यादा बोझ ढोने का कायल नहीं हूँ। तुम बाहर से यहाँ आए हो तो क्या लेकर आए थे? मैंने उस पर नजरें जमा कर कहा। बदरी उदासी से हंस पड़ा। हम भी डालरों का थैला ही लेकर आए थे। अब इसका जिक्र करके हमारे जख्मों को ना कुरे दो। तुम्हारे हाजी दिल मुराद ने हमारी वो पूंजी भी हमसे छीन ली। किसी वक्त उसे भी देख लिया जाएगा। रमेश ने कीना तूज लहजा में कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि निक से हमारे पासपोर्ट वगैरह कैसे आएंगे। ये आखिरी काम ना हुआ तो मैं तुम्हारे आदमियों को मजीद रकम नहीं दूंगा। टॉम कैट रोज सुबह 11 बजे तुम्हें फोन करता रहेगा। इसे सिर्फ इसी काम के लिए कहा गया है। तुमने उससे मजीद तवक्कुआत वाबस्ता की तो पूरी नहीं होगी। मैंने उस आखिरी नुक्ते की भी वजाहत कर दी। और फोन तुम्हारे कमरे ही में मुकफ्फल रहेगा। रमेश ने तंजिया अंदाज में पूछा। कल सुबह बाहर आ जाएगा। मेरे आदमी जरूरत पड़ने पर ही उसे अंदर ले जाएंगे। वो दोनों एक खून आशाम पेशे से मुंसलिक हो गए थे, लेकिन हर एतबार से मुहज्जब और तालीम याफ्ता थे। मुझे रुखसत करने के लिए वो दोनों बाहर तक आए थे। रवानगी का लम्हा आया तो बदरी बढ़कर बेख्तियार मुझसे पकड़ के रो गया। रमेश को उसकी तकलीद करनी पड़ी। खानसामा हमारे पीछे पीछे आया था। उसे फाटक खोला और मैंने नादरा के घर को खैरबाद कह दिया। घर पर मुसाफिर खाने का मंजर मेरा मुंतजिर था। ड्राइंग रूम में 2 छोटे छोटे सूटकेस कालीन पर पड़े हुए थे। वीरा सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी। अव्वल खान अखबार पढ़ने में मसरूफ था। सुल्तान शाह कंधे पर तौलिया डाले इधर उधर चकराता फिर रहा था। सफर के लिए कुछ न कुछ ज्यादा रासुरी होता है। मेरी इस्तफसार सलब निगाहों के जवाब में गजाला ने मुस्कुरा कर कहा। खाली हाथ सफर करने वाले कामखा दूसरों की नजरों में आते हैं। एक में वीरा का और दूसरे में आपका सामान है। दोनों सूटकेस छोटे और बहुत हल्के हैं। बीमगन भी इसी में डाल देना। मशीनी तलाशी की वजह से तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। बीमगन ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। वीरा ने ऐलान किया। यही गनीमत है कि तुम ये हथियार यूरोप से पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गए। अमेरिका में ये पेटेंट होगा। इसकी साख तुम्हारा भांडा फोड़ सकती है। स्क्रीनिंग मशीनों से सामान गुजारने पर ऐसी चीजें बहुत नुमाया होकर नजर आती हैं। ये एक बड़ी महरूमी होगी। अव्वल खान ने अखबार एक तरफ डालकर कहा। इस मुहिम पर बीमगन जैसा जदीद हथियार कब्जे में होना बहुत जरूरी था। फिक्र करने की जरूरत नहीं। वीरा ने फिजा में हाथ लहरा कर बेनियाजी से कहा। अमेरिका में आज भी मेरा लिहाज करने वाले मौजूद होंगे। मैं कहीं ना कहीं से बीमगन हासिल कर ही लूंगी। यहाँ से इसे साथ ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं पर इसे चेक कर लिया गया तो ये जब्त हो जाएगी। मैंने अपने साथ थैले में लाए हुए जुमला हथियार निकालकर मेज पर डाल दिए। बीमगन सुल्तान शाह ने उठा ली। वीरा ने नादरा के मकान की छत पर हेलीकॉप्टर से रंग की थैली फेंक के जाने का जिक्र छेड़ दिया। वो अपनी नौयत की एक अजीब बात थी। बहस और बातों का सिलसिला चल निकला। अव्वल खान ने बताया कि उसने 2 गाड़ियों में 4 मुसल्लह आदमियों को नादरा के मकान के कुर्बजवार में मामूर कर दिया है। इन बातों में बहुत से जिमनी मौजूआत भी उभरते रहे, जिन पर सेर हासिल बहस हुई। 10 बजे गजाला ने खाना लगा दिया। खाने से फारिग होते ही अव्वल खान ने महफिल बर्खास्त कर दी। आपस में एक दूसरे की टांग खींचने की और बात थी। इस वक्त हर एक को यह एहसास था कि बेयकीनी इस सफर पर मेरी रवानगी से पहले गजाला को मेरी रफाकत में रहने का पूरा हक हासिल था। इस रात फ्लैट में जल्द ही रात उतर आई और हम दोनों अपने कमरे में पहुंच गए।